Hello audience, this is Krishna Pandey. Today we are discuss about the issue of the ethnic violence and insurgency in the Northeast. Uh, it is not a topic. This is a issue because if it is a topic, it's a relation entire to the academic field. But as Indian citizen, we have to know about the our local issue and the issue of our entire of the country. So this is very important for all of the citizen of the India. Uh, and one more thing, most of the audience want to Hindi language, so sorry for that. सो लेट्स स्टार्ट। पूर्वोत्तर की जो निर्याती समस्या को लेकर जो भी संघर्ष उभरा है, मणिपुर की समस्या को लेकर, उस पर हम अपनी कुछ बातें, अपना कुछ विमर्श रखेंगे। तो ऑडियंस, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, वह समस्या आज की एक सतत काल से चली आ रही है। जैसे कि हम जानते हैं, पूरा पूर्वोत्तर भारत चिकन स्नैक के नाम से जो जाना जाता है, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर मात्र 10 किलोमीटर की एक सेतु से जुड़ा हुआ एक छोटा सा लिंक, जिसे हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर का एरिया, इतने से जुड़ा हुआ है। इसके चारों ओर चाइना, इधर भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये सारे हमारे जो पड़ोसी देशों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। यह एक पूरा सेंसिटिव जोन है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चिकन स्नेक वाला जो एरिया है, ये इंटायरली सेंसिटिव जोन ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी, बिकॉज अवर हमारी जो एनिमीज जो कंट्रियां हैं, जैसे चाइना है, वो हमको डिफीट करने के लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन सेंसिटिव जोन्स का फ़ायदा उठाते हैं और यथासंभव यहाँ से विभिन्न प्रकार के उपद्रवों को, जैसे कि मोस्ट ऑफ द आतंकिक जो गतिविधियां हैं हमारी, और हमारी जो भी समस्याएं हमारे आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करेंगी, उन सभी समस्याओं को उत्प्रेरित करने की हमेशा प्रयास किया जाता है हमारी विपक्षी पड़ोसी देशों के द्वारा। यह एक प्राचीनकालीन समस्या है, जिसको कि हम एक चाइना की वन चाइना पॉलिसी एंड म्यूचुअल अकोमोडेशन एंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम दूसरी भाषा में पैकेज डील की नीति कहते हैं चीन की, उसमें माना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, चीन की जो पैकेज डील की नीति है, उसमें वो अरुणाचल प्रदेश को अपना मानते हुए यह कहते हैं कि यदि हम अक्साई चीन को चाइना को देंगे, तभी हम अपना अरुणाचल प्रदेश को अपना पाएंगे। ये एक मुद्दा बनता है, जो कि पूरा पूर्वोत्तर भारत को अशांत करने में एक चीन का भी मुद्दा माना जा सकता है। सो ऑडियंस, दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर दिस इंसर्जेंसी। अब हम इस समस्या को अगर भारत में समझें, तो यहाँ देखें, भारत एक एथनिक डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ विभिन्न जातीय विविधता पाई जाती है। जैसे देखिए, यहाँ मेडिटेरियंस, मंगोलॉइड्स, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, इस तरह के विभिन्न जो जनजातीय लोग हैं, जो विदेशों से आए हुए हैं, आउट ऑफ द कंट्री, हमारे विदेशों से भारत में बसे हुए लोग हैं। इनके द्वारा हमारे जो भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियों के नाम से आज यहाँ प्रसिद्ध हैं। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, यहाँ सबसे पहले हम जो देखें, गारो, खासी, नागा, कुकी, बोडो, मैती, ये सारी जो जनजातियां हैं, ये सब मंगोलियन ब्रीड्स की मानी जा सकती हैं और सारी की सारी इंडिया से बाहर की आई हुई हैं। तो एक जो भारत की जो निर्जातीय समस्या है, जो एथनिक डाइवर्सिटी है इंडिया की, यह पूर्वोत्तर भारत को एक अशांत बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। सबसे बड़ी बात, भारत में अभी वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 650 से ज़्यादा जनजातियां अभी भारत में विद्यमान हैं।
इनमें से 250 से भी कम जनजातियाँ अनुसूचित जनजाति में आती हैं। अब सबसे बड़ी बात, हम किन जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में रखें? इसके लिए पूरा हमारे पास एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके लिए लोकुर समिति हमारी भारतीय संसद द्वारा बनाई गई थी। इसके कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं, जैसे इसमें प्रिमिटिव ट्रेल्स होना चाहिए, आदिम गुण होना चाहिए, मीन्स प्राचीन परंपरा का पालन करने वाले होने चाहिए, मीन्स देयर इज़ दे हैव नो एनी वर्शिप ऑफ द गॉड, बिकॉज़ ये जो पूरी की पूरी जनजातीय पद्धति होती है, जनजातीय समाज में ईश्वर की पूजा नहीं होती थी। जैसे कि हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल में किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं हो रही है। उत्तर वैदिक काल से हमारे शिव की पूजा का हमको सबूत मिलते हैं। तो वही प्रावधान है कि जो आदिम समाज है, एक आदिम गुण होना जनजातियों में सबसे पहला गुण माना जाता है। वो किसी मूर्ति पूजा, जिसे हम कहते हैं ईश्वर का मूर्तिकरण नहीं होता है। वहाँ पत्थर इस तरह की उन्हीं चीज़ों की पूजा की जाती है जो कि ऊर्जा का स्रोत थे जब इस हमारी संस्कृति का विकास हो रहा था। दूसरा होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अगर भौगोलिक अलगाव में पाया जाता है, वो भी एक अनुसूचित जनजाति का एक क्राइटेरिया बन सकता है। अगला है डिस्टिंक्ट कल्चर, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान हो सकती है। इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस हो सकती है। और समाज में अन्य समुदायों के साथ इनका मेल मिलाप बहुत कम होता है। तो इस तरह के अगर गुण पाए जाते हैं किसी भी जनजाति में, तो उसको हम अंडर द शेड्यूल ऑफ 5th एंड 6th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको एक अनुसूचित जनजाति में रखा जा सकता है। अब अनुसूचित जनजाति को लेकर कुछ संवैधानिक प्रावधान हम समझते हैं, जैसे कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल 244, जो कि एक ऑटोनोमस स्टेटस देता है, एंड शेड्यूल 5th और 6th को मोर इफेक्टिव बनाने में एक सहायता करता है। दूसरा आर्टिकल 338A, जो कि एक शेड्यूल ट्राइबल्स कमीशन के का रिकमेंडेशन करता है, एंड आर्टिकल 330 एंड 32, जो कि शेड्यूल ट्राइबल्स को हमारे संसद में चुनाव में वरीयता भी देता है। यह एक फैक्चुअल नॉलेज बनता है इसको लेकर, जो कि जानना थोड़ा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि संवैधानिक मुद्दा भी ये एक है। दूसरा, अभी वर्तमान में हमारे टोटल इंटायर ऑफ द पॉपुलेशन ओनली 8.7% मेंबर्स और सिटीजन्स आर अंडर द शेड्यूल ट्राइबल्स। ओके, सो अब हम मणिपुर की समस्या की जो बात करें, जो कि हमारा करंट कंटेक्स्ट है, जो हम अभी पृष्ठभूमि जिसकी बनाते चले आ रहे हैं, इस पृष्ठभूमि को लेकर हम जो वर्तमान मणिपुर की समस्या को यदि देखते हैं, तो उसे देखकर क्या हमको समझ में आता है। मणिपुर 1991 से पहले एक ऐसा पूर्वोत्तर का राज्य माना जाता है जहां पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा थी। इसका नाम ही मणि मीन्स होता है ज्वेलर्स। बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने का मतलब है कि एक समृद्ध राज्य की एक समृद्ध क्षेत्र माना जा सकता है उस टाइम का, 1991। अब यह जो समस्या है, यहाँ जो मेन समस्या का आधार यह बनता है कि जो यह क्षेत्र है, यहाँ 39 से ज़्यादा प्रकार की एथनिक कम्युनिटी पाई जाती है, जिसमें विभिन्न रिलीजन भी, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन 39 से 40 प्रकार की एथनिक समुदाय के लोग वर्तमान में इस राज्य में जो डोमिनेंट जो शेड्यूल ट्राइबल्स है, जो ट्राइबल्स जो जनजाति यहाँ मौजूद है, वो मैती मानी जाती है। मैती जनजाति की विशेषता यह है कि यह वैष्णव वेदांती है। इसका एक विशेष धर्म माना जाता है, और ये इम्फाल घाटी में रहने वाली एक जनजाति है। दूसरी ओर जो हिमालयी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है, जिसमें जोमी, कुकी, नागा आदि आती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली हैं। इन्हें कुछ प्रिविलेज प्राप्त हैं एज ए शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, जो कि मैती लोगों से इनको अलग बनाती है। अब जो कन्फ्लिक्ट का जो मुद्दा बनता है, वो हाई कोर्ट के 2023 के मार्च महीने में जो एक डिसीजन सुनाया जाता है, वह एक कहें कि एक विवाद का मुख्य कारण बनता है। विवाद का कारण यह है कि सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर यह है कि जो मैती समुदाय है, इसको अनुसूचित जनजाति में रखा जाना चाहिए, जो कि अगर संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो अंडर आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ सम
violated the um, article of the 50, because under article 50 it is clearly mentioned that the separation of the power means the judiciary is independence from the our execution and the legislation. बट जो ये डिसीजन था यह आर्टिकल 50 को चुनौती देता है। न्यायपालिका द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है वह हमारे विधायिका को काउंटर करता है यहाँ पर, क्योंकि जो मैती जनजाति है वो वैष्णव वेदांती है, मैंने पहले ही बता चुका है। और वैष्णव वेदांती होने के नाते यह एक अनुसूचित जनजाति में, जो कि लोकुर समिति ने पहले ही बता दिया था, उसमें नहीं आती है, तो यह एक मुख्य कारण बनता है। तो इसी के कारण चूरा चांदपुर सेरापल्ली जो कि म्यांमार से सटा हुआ क्षेत्र है, इस सबसे हिंसात्मक गतिविधियां हमको दिखाई दे रही हैं, जो कि अभी भी चली आ रही हैं और आगे भी इनको अगर सीमित नहीं किया गया तो ये चिरकाल तक अनिश्चित काल तक चली आ रही हैं और हो सकता है कि चली रहें। अब हम यहाँ का अगर दूसरा मुद्दा देखें तो यही कारण बन रहा है, जो कि एक मणिपुर के क्षेत्र में पूरा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में विभिन्न प्रकार के संगठनों के ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दे रहा है। जैसे कि कुकी नेशनल आर्मी बन चुकी है, नागा नेशनल आर्मी है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है वहाँ। तो ये सारी जो आर्मी जो बन रही हैं, जो इंसर्जेंसी को जन्म दे रही हैं, इनका आधार कहीं ना कहीं वह सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का डिसीजन माना जा सकता है। अब आगे हम अपनी बात को रखें तो कुछ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर, जो हमारे प्रशासनिक स्तर पर जो कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए हैं जिससे कि इन समुदायों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो और भी गहन हो चुका है। जैसे कि अभी वर्तमान मणिपुर सरकार ने पॉपी, जिसे अफीम कहते हैं, अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जनजाति समाज है और झूम कृषि करती है, तो झूम कृषि को भी उन्होंने अनवैलिड करते हुए उसको रोका गया। और वहाँ के मणिपुर के जो हिल एरिया है वहाँ के अधिकतम क्षेत्र को वहाँ की सरकार ने वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र में रख दिया गया, जो कि जो हिल एरिया में रहने वाली जनजाति है, जैसे नागा है कुकी है, इनके हित के प्रति इनके हित के अगेंस्ट में ये डिसीजन माना जा सकता है। यह भी एक कारण माना जा सकता है। दूसरा है कि ज्योग्राफिकली एलियनेशन भी है। भूटान, म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, इन सब के आसपास रहने के कारण यहाँ पर जो डिस्टरबेंस है वो हमेशा बना रहता है। और क्योंकि ये लोग एथनिक आइडेंटिटी को महत्व देते हैं, तो इनका लगाव थोड़ा जो हमारी पड़ोसी देशों के प्रति, जो मंगोलैड्स ब्रीड्स हैं, इस तरह की जो ब्रीड्स हैं उनके प्रति इनका जो लगाव है वो ज़्यादा अच्छा देखा जा सकता है। स्पष्ट है। अब हमारा जो मुद्दा बनता है, अब इस चीज़ को रोकने के लिए 1957-58 में एक भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट की समस्या को सीमित करने के लिए एक अफस्पा कानून का संगठन किया था, जिसका नाम है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। यह जो कानून था, इस कानून में की कुछ कमियां थी। इस कानून का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह कानून नॉर्थ ईस्ट की समस्या को हम कहें कि सुधारने के लिए बनाया गया था, या फिर उस समस्या को वर्तमान कंटेक्स्ट में देखें तो और ज़्यादा ज्वलंत बना रहा है। उसके कुछ अपने डिसीजन है, वहाँ हम जाने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। अब हम इन सारी समस्याओं को देखते हुए, नॉर्थ ईस्ट की समस्या को देखते हुए, पर्टिकुलरली इस जो क्षेत्र में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसकी जो समाधान है उसको कुछ हम शेयर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि सेकंड ARC की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार वो एक डिसीजन देती है कि पहले पुनर्वास तत्पश्चात विकास। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने से पहले या फिर कहीं भी वन्य आरक्षित क्षेत्र घोषित करने से पहले, वहाँ झूम कृषि को कैंसिल करने से पहले उन लोगों को एक सुटेबल प्लेस देना चाहिए, जिससे जहाँ से उनकी जो रोजी रोटी है, जिसे हम कहते हैं कि रोजाना का जो चारा है वो चल सकता है। दूसरा हम कहेंगे कि आर्टिकल 371A, आर्टिकल 371C एंड आर्टिकल 244 जो चौथे अनुसूची से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और जो पहले मैं मेंशन कर चुका हूँ नागालैंड और मणिपुर से संबंधित है। इनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, जो कि मणिपुर को एक विशेष
एक मणिपुर के कंटेक्स्ट में एक विशेष अहम भूमिका निभा सकता है। दूसरा है कि जो हमारी जो चाइना, म्यांमार लुकिस्ट पॉलिसी को हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 2014 में जो कन्वर्ट किया था, उसको और प्रभावित बनाते हुए म्यांमार के साथ संबंधों को और अधिक अच्छा बनाया जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट। चाइना के साथ भी अच्छे संबंध हमको बनाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये चाइना और म्यांमार के साथ हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहेगा, सौहार्दपूर्णता नहीं रहेगी, तो हमारा आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी यहाँ पर उभर के आएगा। अगला है कि नॉर्थ ईस्ट में जो काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, जो कि अभी तक संवैधानिक दर्जे में है नहीं, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कहते हैं जिसको। अगला है कि नॉर्थ ईस्ट को हम पर्यटन के माध्यम से एक आर्थिक आधार दे सकते हैं, जो कि वहाँ की इस इंसर्जेंसी को, जो यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा जो बनता है, उसको भी कम करने में सहायता निभाएगा। अगला है कि जो अफस्पा रिफॉर्मेशन अफस्पा कानून था, यहाँ की जो पुलिस एक्ट है, इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जो कि वहाँ की जनजाति के पक्ष में होना चाहिए। और अगला है कि नॉर्थ ईस्ट एक हिल एरिया है, वहाँ पर हिमालयन क्षेत्र के कारण वहाँ पर पर्यटन की संभावना पर्याप्त मानी जाती है, तो वहाँ एक आर्थिक संभावना को देखते हुए पर्यटन विभाग का होना एक अनिवार्य मुद्दा बन जाता है। अगला है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना अनिवार्य है, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट को जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, पूर्वोत्तर जो हमारा भारत है, इसको जोड़ते हुए पूर्वोत्तर भारत का एक विकास करना, पूर्वोत्तर भारत को विकास के माध्यम से हम यहाँ की जो इंसर्जेंसी है, इसको हम कंट्रोल किया कर सकते हैं वर्तमान कंटेक्स्ट में। अदरवाइज देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो ये कुछ हमने कुछ उपाय सुझाए, ये हमारा कारण था। जो भी अधिकता और न्यूनता हो गई हो, ऑडियंस माफ़ करना। ओके, थैंक यू।